नमस्कार। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की किताब जीत की 33 रणनीतियों पर बात कर रहे हैं। ये किताब मतलब द 33 स्ट्रैटेजीज ऑफ वॉर काफी मशहूर है, पर दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ सेना या युद्ध के मैदान के लिए ही नहीं है। सही कहा ना? हाँ बिल्कुल, यही तो इसकी सबसे खास बात है। देखिए, ग्रीन ने युद्ध की रणनीतियों को लिया है और उन्हें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर लागू किया है। रोजमर्रा की जिंदगी? हाँ, जैसे? जैसे हमारा करियर, हमारे आपसी रिश्ते, हमारे अंदर के संघर्ष, यहाँ तक कि ऑफिस की पॉलिटिक्स, ये सब भी एक तरह के मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक युद्ध क्षेत्र ही तो हैं। अच्छा, तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस किताब से वो मुख्य रणनीतियां और आइडियाज निकालें जो हमें अपनी जिंदगी की इन छोटी बड़ी कहीं अनकही लड़ाइयों में मदद कर सकें। देखते हैं इसमें क्या मिलता है। हाँ, तो किताब में कुल 5 हिस्से हैं और 33 रणनीतियां। अब जाहिर है हम हर एक पर तो बात नहीं कर सकते। नहीं नहीं, बिल्कुल, हम मुख्य विचारों पर ध्यान देंगे। हाँ, तो हम कुछ खास हिस्सों और उनकी आप कह सकते हैं सबसे दिलचस्प रणनीतियों को समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत होती है आत्मनिर्देशित युद्ध से। आत्मनिर्देशित युद्ध मतलब पहले खुद से लड़ना। सही पकड़ा। बाहरी लड़ाइयों से पहले अपने अंदर की लड़ाइयों को जीतना, अपने डर, अपने शक, इन सब पर काबू पाना। इसमें कोई खास रणनीति जो आपको लगता है बहुत पावरफुल है? देखिए, इसमें एक है डेथ ग्राउंड रणनीति। ये थोड़ी नाटकीय है। डेथ ग्राउंड सुनने में ही इंटेंस लग रहा है। हाँ, इसका मतलब है किसी एक लक्ष्य के लिए खुद को पूरी तरह से झोंक देना, मतलब पीछे हटने के सारे रास्ते बंद कर देना। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई सेनापति पुल तोड़ देता है ताकि सैनिकों के पास लड़ने के सिवा कोई चारा ही ना बचे। ओह, लेकिन ये तो काफी जोखिम भरा नहीं है? मतलब अगर फेल हो गए तो? जोखिम तो है, बिल्कुल है, लेकिन ग्रीन का तर्क ये है कि जब पीछे हटने का ऑप्शन नहीं होता तो हमारा फोकस, हमारी क्रिएटिविटी और हमारी इच्छा शक्ति वो सब अपने चरम पर पहुंच जाती है। अच्छा, तो ये उस प्रेशर को पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करने की बात है। हाँ बिल्कुल, और इसमें सबसे जरूरी है अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना। समझ गई, ये पूरी तरह से कमिटमेंट की बात है। अच्छा, अगला हिस्सा है संगठनात्मक युद्ध। ये शायद टीम लीड करने के बारे में है। हाँ, ये टीमों या ग्रुप्स को लीड करने और उन्हें मोटिवेट करने से जुड़ा है। यहाँ मनोबल रणनीति बहुत अहम है। मनोबल रणनीति मतलब टीम का मोराल हाई रखना? हाँ, पर सिर्फ नारे लगाकर नहीं, लोगों को असल में प्रेरित करना, उन्हें ये महसूस कराना कि वो किसी बड़े मकसद का हिस्सा हैं। ग्रीन कहते हैं कि जब लोगों को लगता है कि उनका काम वाकई मायने रखता है, तो उनकी लॉयल्टी और उनका जोश वो कई गुना बढ़ जाता है। हाँ, ये बात तो है। किसी मुश्किल प्रोजेक्ट पर टीम को साथ रखना ये अपने आप में एक चुनौती है। बिल्कुल। अब आते हैं रक्षात्मक युद्ध पर, क्योंकि हमेशा हमला करना ही जरूरी नहीं होता। सही कहा, कभी-कभी अपना बचाव करना या हार से बचना ही जीत होती है। एग्जैक्टली। यहाँ एक रणनीति है, रणनीतिक वापसी। मतलब पीछे हटना। हाँ, लेकिन समझदारी से। ये जानना कि कब लड़ाई से पीछे हटना सही है, ताकि आप अपनी एनर्जी और रिसोर्स बचा सकें। कई बार किसी बेकार की बहस या टकराव से हट जाना ही बेहतर होता है। या जैसे किसी की आलोचना को दिल पे न लेना। बिल्कुल, ये कमजोरी नहीं बल्कि स्मार्टनेस है। जानना कि अपनी लड़ाई कहाँ लड़नी है। ये तो आजकल बहुत जरूरी लगता है, खासकर जब हर तरफ से इतनी नेगेटिविटी आ सकती है। अच्छा, फिर आता है आक्रामक युद्ध। हाँ, यानी सक्रिय रूप से जीत के लिए आगे बढ़ना। इसमें एक बहुत दिलचस्प रणनीति है, गुरुत्वाकर्षण केंद्र रणनीति। गुरुत्वाकर्षण केंद्र, ये क्या है? इसका मतलब है कि अपने प्रतिद्वंदी या दुश्मन की शक्ति का जो मुख्य स्रोत है, जो उसकी असली बुनियाद है, उस पर हमला करना। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण? मान लीजिए कोई कॉम्पिटिटर कंपनी है, हो सकता है उसकी असली ताकत उसका कोई खास टेक्नोलॉजी पार्टनर हो, तो सीधे उसके प्रोडक्ट से लड़ने के बजाय शायद उस पार्टनरशिप को कमजोर करना ज्यादा असरदार हो। वो उसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र है। ओह, तो ये सिर्फ आमने सामने की लड़ाई नहीं बल्कि दुश्मन की जड़ पर वार करना है। ये तो काफी गहरा सोचा गया है। हाँ, ये रणनीति की खूबसूरती है। और आखिर में है अपारंपरिक युद्ध। अपारंपरिक मतलब जो सीधा ना हो। हाँ, ये उन लड़ाइयों के बारे में है जो छिपी हुई होती हैं, मनोवैज्ञानिक, धोखे वाली। यहाँ एक रणनीति है, गैर संज्ञेयी रणनीति। गैर संगई यानी लड़ाई में शामिल ही ना होना। बिल्कुल। कभी कभार सबसे अच्छा कदम यही होता है कि आप लड़ाई में कूदो ही मत, खासकर जब आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो मैनिपुलेटिव है, चालाकी से काम लेता है। उनके जाल में फंसने से बचना। हाँ, उनके खेल का हिस्सा न बनना ही अपने आप में एक जीत है। ये तो काफी काउंटर इंट्यूटिव लगता है। हमें तो लगता है हर चुनौती का सामना करो। जरूरी नहीं, ये सिचुएशन को समझने और अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है ये जानने की बात है।
तो अगर हम इन सबको समेटें तो कुछ मुख्य बातें निकलती हैं। हाँ, क्या सबक है यहाँ? पहला कि रणनीति अक्सर भावनाओं पर हावी होती है या होनी चाहिए। सोच समझकर लिए गए फैसले ज्यादातर आवेग में लिए गए फैसलों से बेहतर होते हैं। जहाँ हमें अपनी इच्छा शक्ति और ऊर्जा को मैनेज करना होता है। बिल्कुल। और ये भी कि या तो पूरी तरह कमिटेड रहो डेथ ग्राउंड की तरह, या फिर स्मार्टली पीछे हटो। बीच का रास्ता अक्सर ठीक नहीं होता। और ये कि दुनिया में धोखा और चालाकी भी है। हमें या तो उसे नैतिक रूप से इस्तेमाल करना सीखना होगा या कम से कम उससे बचने के लिए तैयार रहना होगा। सही कहा। और आखिर में उन अनदेखी मनोवैज्ञानिक लड़ाइयों के लिए हमेशा तैयार रहना, शतरंज के खिलाड़ी की तरह सोचना। तो कुल मिलाकर बात यह है कि चाहे वो हमारा करियर हो, रिश्ते हो या अपने पर्सनल गोल्स, एक रणनीतिक सोच हमें ज्यादा असरदार बना सकती है। ये सिर्फ जीत हार के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जीवन की चुनौतियों को ज्यादा समझदारी से, ज्यादा कंट्रोल के साथ नेविगेट करने के बारे में है। इन रणनीतियों को जानना हमें सिचुएशन को बेहतर समझने और सोच समझकर कदम उठाने में मदद करता है। एकदम। तो चलिए, सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ते हैं। आज जिन रणनीतियों पर हमने बात की, क्या उनमें से कोई आपकी किसी मौजूदा चुनौती को एक नए नजरिए से देखने में मदद करती है? क्या कोई खास रणनीति है जो आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन पर फिट बैठती है? इस पर जरूर सोचिएगा।